Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आज़ाद जी, आरक्षण को लेकर लगातार बयान चल रहे हैं। अभी कोई बयान ऐसा भी आया था जिसमें जो गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मेरे इस बयान को एडिट किया गया है, जिसको लेकर उसकी जांच भी चल रही है, FIR भी उस पर दर्ज हुई है। क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, ऐसा है, आज बहुजन समाज खुद में बहुत जागरूक है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग अपने आरक्षण के प्रति बहुत जागरूक हैं। तो ऐसे में जहाँ तक मैं समझता हूँ, गृह मंत्री छोड़िए, RSS जो आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है, जिसकी हमेशा मंशा रही संविधान का, उसकी भी इतनी हैसियत नहीं कि उस सार्वजनिक रूप से आरक्षण के खिलाफ बयान देते हैं। जबकि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आरक्षण को नुकसान पहुँचा है हमने देखा। तो मैं गृह मंत्री से, क्योंकि वो बड़े नेता, मैं उम्मीद नहीं करता वो ऐसा कोई बयान देंगे, और ऐसा बयान देंगे तो उनको जो है दलित पिछड़े वर्ग के लोग जो है ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे सबक सिखाने में। इन्हीं वर्गों ने सरकार बनाई थी और यही सरकार पलट के रख देंगे। आकाश आनंद पिछले कुछ दिनों से लगातार फायर हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। एक सभा में कहा है कि आतंकवादियों की सरकार है ये। हालांकि उसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, पहला मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ है। देखिए, वो बहुत लंबे समय तक मेरे ऊपर आरोप लगाते रहे कि चंद्रशेखर मुकदमे दर्ज कराते हैं। शायद पहली बार उनको एहसास हुआ होगा कि भाई, सरकार से जब आप लड़ते हो, सरकार के खिलाफ आप बोलते हो। अभी तो सरकार की उनकी मिली जुली जुगलबंदी चल रही थी, पहली बार बोले हैं सरकार के खिलाफ, कुछ कड़वा बोले हैं, तो उनको एहसास होगा कि उन पर उनके 30 अन्य साथियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो सच बोलने पे सरकार मुकदमे लगाती है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये इस बात का एहसास उनको पहली बार हुआ होगा। और मैं बड़ा चिंतित हूँ कि जिस तरह से लंबे समय तक कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी जी को जो है ज़मीनी सच्चाई से अवगत नहीं होने दिया। तो पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पता नहीं कौन आकाश जी के छोटे भाई है मेरे, उनके भाषण लिख के दे रहा है जो उनको इस तरह के आक्रामकता दिखाने का कर रहा है। ये आक्रामकता चुनाव के बाद भी रहनी चाहिए। 5 साल जनता पे, समाज पे बड़ा शोषण होता है, तब शायद समझ आया। अब चुनाव में तो अपने मंच पे खड़े होकर खूब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अब ये मैं समझता हूँ कि वो इनका हितैषी नहीं है जो इस तरह की भाषा शैली प्रयोग करने को उनको कह रहा है। उनको लगता है कि नकल करके वो एक अच्छे जो हैं फायर ब्रांड नेता दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि इस मुकदमे के बाद शायद एहसास हुआ होगा। आपकी नकल तो नहीं कर रहे हो? अब ये तो उनको पता होगा किसकी नकल कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर क्या, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। मेरे छोटे भाई है, मैं फिर कहूँगा कि कोई गलत आदमी उनको जो है, आपने देखा पूरा भाषण लिख के पढ़ते हैं कि लिख के देता है, तो ये भी किसी ने लिख के दिया होगा इस तरह की भाषा का प्रयोग करना है। तो इस तरह की भाषा का जो प्रयोग किया गया है, और मैं कहता हूँ कई हद तक चीज़ें सच भी हैं, लेकिन कठिन है इस दौर में भाजपा के खिलाफ कठोरतम आवाज़ उठाना। तो अब मुकदमा हुआ है तो शायद एहसास हो कि मुकदमे आदमी खुद से नहीं करवाता। ये सरकार, जब आप आवाज़ उठाते हो, सच की आवाज़ उठाते हो, तो आपके ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं। तो जितने ऊपर मेरे मुकदमे हुए, ये इसके साक्षी हैं कि सरकार ने किस तरह से मुझे तोड़ने का प्रयास किया, रोकने का। लेकिन मैं डरा नहीं सरकार से। लेकिन वो तो शायद कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाजपा डर गई है मुझसे, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अगर एक मुकदमा सरकार ने उन पर किया और सरकार उनसे डर गई है, तो देखिए मेरे ऊपर तो मेरी उम्र से ज़्यादा मुकदमे की, तो मुझसे सरकार कितनी डरती होंगी। तो किसी के संघर्ष का मजाक उड़ाना आसान है, किसी के ऊपर आरोप लगाना जब खुद पे बीतती तो एहसास होता है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार जो है वास्तविकता में कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही। सरकार में भय तो है, लेकिन हम इन भय से भी लड़ लेंगे। ऐसा हमें विश्वास है कि समाज जो है बड़ा ताकतवर है, हम इकट्ठे होकर इस भय से भी लड़ लेंगे। यूपी में भी 5 चरण बचे हैं, तो ऐसी कौन कौन सी VIP जगह हैं जहाँ पर आप अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के? क्या माना जाए, अमेठी, रायबरेली, इस जगह की बातचीत चल रही है? देखिए, पार्टी का फैसला है कि अब खाली बैठ के तो हमारा फर्स्ट फेज में चुनाव तो ख़त्म हो गया। अब कल या परसों में पार्टी तय करेगी कि वो उत्तर प्रदेश किन किन सीटों पर लड़ेगी। हमारा कैडर है, हमारा बूथ तक का संगठन है, विधानसभा तक का संगठन है, और हमें लोकसभा का चुनाव हमने पहले तय किया था कि इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे। तो जब उन्होंने हमसे कोई संबंध नहीं रखा, तो फिर हमने स्वतः अपना चुनाव लड़ा पहले। अब पार्टी जहाँ भी डिसीजन लेगी, झारखंड हो, बिहार हो, या फिर उत्तर प्रदेश हो, या हरियाणा हो, जहाँ भी पार्टी डिसीजन लेगी, पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी। और हम कार्यकर्ता जहाँ हमें ड्यूटी लगी जाके पार्टी का काम करेंगे, लोगों को वोट देने के लिए तैयार करेंगे। मतलब ये अलायंस के खिलाफ भी आप अगर लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे मजबूती? हम तो जनता के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने फिर आपसे कहा ना कि सब अलायंस के लोग मुझे रोकने वहाँ चले गए, तो इससे स्पष्ट होता था कि वो एक मुखर आवाज़ को रोकना चाहते हैं। लेकिन जनता ने उस आवाज़ को बहुत ताकत दी है। उसका फैसला 4 जून को होगा। लेकिन जनता की ये जो ये मुखर आवाज़, इसके साथ की और आवाज़ें भी पार्लियामेंट में जाए, इसकी तैयारी भी हमें करनी है।
कि पार्लियामेंट में हमारे जैसे बहुत सारे लोग हों जो जाके जनता के हितों के लिए लड़े और किसी भी तरह से सरकार की किसी भी नीति के आगे झुके ना, डरे ना, मजबूत होकर सरकार के सामने आँख से आँख मिला के बात करें। इसलिए जनता में वोट दे रही है कि हम उनकी वोट से उनकी जनता के हितों की लड़ाई लड़ें, ना कि इसलिए कि हम जाके वहाँ चाय पकौड़े खाएं या तनख्वाह पेंशन के लिए काम करें। जनता अपने हितों की रक्षा की जिम्मेदारी हमें दे रही है, उनके हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। जब 2 चरण के मतदान हुए हैं, परसेंटेज काफ़ी कम रहा है, तो क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने नहीं जा रहा है, क्योंकि जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भरोसा करके वोट दिया था उन उम्मीदों पे भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। तो लोगों में विरोध है, और जो विरोध का विपक्ष का जो वोट है वो बड़े पैमाने वोट डालने जा रहा है। वहाँ जहाँ जिस भी प्रत्याशी को डाल रहा हो, जैसे मैंने हनुमान जी की मदद की राजस्थान में और इधर पप्पू यादव जी की मदद की, तो मैंने महसूस किया कि जो भाजपा की नीतियों का विपक्ष के विरुद्ध का वोट है वो संगठित होकर वोट कर रहा है, जो भी वहाँ भाजपा को हरा रहा है उसको। और भाजपा को जो पसंद करने वाला वोटर था, जिसने भाजपा को लंबे समय तक वोट किया, उसको वो भी उम्मीदों पे खरा ना उतरने की वजह से वो बैक हो गया है। उसको लगता है कि इनको वोट देके कुछ बदलाव नहीं होने वाला। उनको लग रहा है देश का नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहने से। चंद्रशेखर जी, एक खबर पड़ी होगी आपने कोरोना वैक्सीन को लेकर, उस पर क्या कुछ कहेंगे, आप प्रतिक्रिया देंगे? हम तो बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन एक घोटाला है और इस घोटाले से बहुत सारे लोगों की जान को खतरे में डाला गया है। और अब जो हार्ट अटैक से बहुत लोगों की जाने जा रही है, अगर इनका रिसर्च करा जाए तो ये पाया जाएगा कि कहीं ना कहीं उनमें ज़्यादा संख्या उन लोगों की जिनको कोरोना वैक्सीन लगी हुई है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि थोड़ी सी प्रसिद्धि के चक्कर में सरकार ने बहुत बड़ी लापरवाही की, जिससे बहुत लोगों की जान खतरे में डल गई है। अब देखो, बाकी कुदरत जो है, मैं तो प्रार्थना करूँगा कि सभी की जान सुरक्षित रहे, ऐसी प्रार्थना करूँगा। तो जो 5 चरण बचे हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर भी अब आज़ाद समाज पार्टी जो है वो अपने प्रत्याशियों नाम जो है वो तय करने वाली है। 1-2 दिन के अंदर खुलासा हो जाएगा। अमेठी, रायबरेली, यहाँ पर भी संभावना तय जा रही है कि वहाँ पर भी आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता जो हैं वो वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूरी प्लानिंग जो है आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से कर ली गई। इसके अलावा जो चंद्रशेखर आज़ाद ने जो आरक्षण का जो मामला चल रहा है उस पर अपनी राय दी। इसके अलावा जो आकाश आनंद जो आजकल भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक है, उस पर भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने आकाश आनंद पर तंज कसा है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर